आज है 25 जनवरी और हमारा जो फिजिक्स का एक्सटर्नल है 2 तारीख को। एक्सटर्नल मतलब एंड सेम पेपर या फाइनल सेम पेपर। तो उसकी प्रेपरेशन अपन ने करी है स्टार्ट, और उसमें आ रहे 3 यूनिट। तो अपन ने 3rd यूनिट पहले उठाई क्योंकि वो थोड़ी छोटी है। अब उस छोटी यूनिट में भी 2 टॉपिक है। पहला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा अपने हो जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अब पूरा चैप्टर तो अपन नहीं पढ़ा है, आधा पढ़ा है, आधे से थोड़ा सा कम पढ़ा है, पर जितना भी पढ़ा है उसको मैं अभी के इस वीडियो में समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं कैसा जाता है। और क्योंकि इस यूनिट में अपन ने सबसे पहले अपन ने जो चीज़ पढ़ी वो पढ़ी फेराडे के लॉ। फेराडे ने कितने लॉ दिए? फेराडे ने 2 लॉ दिए। पहला लॉ कि भाई कोई भी अगर क्लोज सर्किट है उसके आसपास जो भी फ्लक्स उसमें जो इंड्यूस्ड है या लिंक है, इंड्यूस्ड कहना सही नहीं होगा, मतलब उस सर्किट से मान लो जितना भी फ्लक्स लिंक्ड है वो जैसे ही चेंज होगा, मतलब जैसे मान लो एक ये कोई मैग्नेट है, इसके अराउंड कुछ फ्लक्स इंड्यूस्ड है। अब जैसे अपन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिक एक नई फोर्स जनरेट होगी जिसको अपन ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब तक रहेगी? जब तक फ्लक्स में चेंज होगा। अगर फ्लक्स बैक टू नॉर्मल आ जाएगा तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये अपना इंड्यूस्ड करंट है, ये नॉर्मल होगा। इसका मतलब कि तो चल ही जाएगा क्योंकि पहले था ही नहीं, इनिशियली था ही नहीं, ये फ्लक्स चेंज हुआ है उसके बाद आया है। तो वो तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो फेराडे का दूसरा लॉ है कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है ना उसका मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कि मतलब जैसे मान लो इसको अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्म बोले इसका, तो इसको लिख सकते हैं कि ई एम एफ इज इक्वल टू -d∅/dt। ये इस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। इसके बाद अपन ने इसमें पढ़ा था लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है कि अभी जैसे मान लो कहीं से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल रही है, इंड्यूस्ड करंट निकल रहा है, तो उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि वो उसके सोर्स यानी जहाँ से वो निकल रही है उसकी डायरेक्शन को अपोज करके वो निकलेगी। वो क्यों निकलेगी, क्या निकलेगी, ये तो अभी इतना डिटेल नहीं है सिलेबस में, बट यार इतना है अभी तो। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए गोल्ड कॉइल मेथड भी होती है जिसको सर्च कॉइल मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक छोटी कॉइल होती है फ्लिप कॉइल, इसको हम जो है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से अटैच करते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकलती है। इसका भी डेरिवेशन है छोटा सा, जिसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अपना एक रिजल्ट आता है कि Q इज इक्वल टू 2NA/B/R। अब इसमें Q क्या है? Q चार्ज है, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, A क्या है? A कोई कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई, और R जो अपना कॉइल है उसकी रेडियस हो गई, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा एक एडी करंट। एडी करंट क्या होता है कि मान लो जो 2 मेटल प्लेट्स है या 2 मेटल कंडक्टिंग बॉडीज़ है या कुछ भी है, पीसेस ऑफ कंडक्टर है, उनके बीच में जो करंट इंड्यूस होता रहता है, वो करंट इंड्यूस कब होगा? वो भी तभी होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या वो आएगा, फ्लक्स आएगा तो करंट आएगी। तो सेम ऐसी कहानी चलती। तो जैसे मान लो फ्लक्स आ गई तो करंट भी आएगा। अब नॉर्मल एसी करंट डीसी करंट आएगा नहीं, क्योंकि ईएमएफ वाली बात होगी। नॉर्मल अगर अपन चार्ज की बात करते हैं, कैपेसिटेंस या वोल्टेज, इन सब की बात करते हैं तो ये आता। बट अपन बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो इस केस में एक स्पेशल टाइप ऑफ करंट आता है जिसको एडी करंट बोलते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है? इसकी एप्लीकेशन ये होती है कि एक तो अपनी जो ट्रेन होती है, ट्रेन के जो ब्रेक्स लगते हैं जो बहुत जल्दी लगते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में बहुत यूज़ होता है, फिर इसका इंडक्शन में बहुत यूज़ होता है। और इसके ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि इसको अगर अपन ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं या कोई ऐसी बॉडी में यूज़ करते हैं जो हैवी एनर्जी लेती है, तो उसमें हीट लॉस हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली हीट बहुत जल्दी होगी, पूरी मेटल की बनी है, तो इतना करंट फ्लो होगा। उसके बाद उसके ऊपर एक्सटर्नली जो अपन करंट दे ही रहे हैं चार्जिंग से या डीजल से या किसी से भी, तो वो भी फ़र्क पड़ेगा। तो वो हीट बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ओवर हीटिंग हो जाएगी। और लास्टली अपन ने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन होता है क्या? ये एक कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर अपन मान लो कोई भी चेंज हो रही है, फील्ड चेंज हो रही है या कुछ भी चेंज हो रहा है, तो उससे करंट ना उस कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा वापस। जैसे अपन ने वही पढ़ा फेराडे का लॉ कि भाई अगर फ्लक्स जो लिंक है वो चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगी। तो इसी में ये सीन हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस हो रही है। ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्शन की बात ये आती है कि मान लो इसमें 2 कॉइल होती है, एक होती है प्राइमरी कॉइल और एक होती है सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें मान लो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है या कुछ भी
चेंज हो रहा है जो वो प्राइमरी कॉइल में हो रहा है। तो प्राइमरी कॉइल में किसी फ्लक्स के चेंज होने से या करंट के आने से जो सेकेंडरी कॉइल है, यानी कि जो सेकंड कॉइल है, जो उससे अटैच तो नहीं है, मतलब थोड़े पास में है कुछ इस प्रकार से, तो उसमें भी अपने आप ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जो है 11-12 भी स्टार्ट की है फिजिक्स की, उसमें अपन ने शुरू किया है एक्सपेरिमेंट यानी जिसमें वर्नियर कैपिलर्स, स्क्रू गॉज और जी की वैल्यू निकालने वाला एक्सपेरिमेंट होता है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो इसमें अपन ने आज तो वर्नियर कैपिलर पढ़ा, उसकी तो पहली बात उसका डायग्राम समझा, दूसरी बात उसके प्रिंसिपल समझा और उसकी थ्योरी समझी। अब इस थ्योरी में मतलब इसकी होता है क्या, वर्नियर कैपिलर का यूज़ क्या होता है, मतलब जैसे अपन कुछ निकालते, किसी की लेंथ निकालते तो वो तो सेंटीमीटर में निकालते, मीटर में निकालते, और जस्ट इन केस कुछ पॉइंट मिलीमीटर तो कहाँ ही निकालेंगे, इतनी सी स्केल होती। पर वर्नियर कैपिलर का यही यूज़ आता है कि जो छोटी छोटी डिस्टेंसेस होती है, जैसे मान लो 0.1 मिलीमीटर या 0.3 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर, जैसे छोटी छोटी लेंस होती है, इनको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैपिलर को। इसमें भी इसके भी 2-3 इसका जो मेन जो डायग्राम है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो मेन स्केल, मिड वर्नियर स्केल, और जो है अपना मेटल शीट। तो इन तीनों का अपन यूज़ करते हैं, जिससे कुछ निकलती है छोटी मोटी लेंस। तो इसका अपन ने थ्योरी पढ़ी, इसका प्रिंसिपल पढ़ा, और इसके क्वेश्चन वगैरह अपन जो है कल करेंगे। और दूसरी बात ये है कि बस यही है। थैंक यू वेरी मच।